के बाद आइए आज की बड़ी खबर की तरफ हम सीधे रुख कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने प्रदेश में हिंदू धार्मिक संगठनों के नेताओं और हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमला करने की साजिश रचने वाले पीएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों को कल लखनऊ से गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर, इस पर आज की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इसमें आपको बताते हैं कि केरल के रहने वाले ये दोनों सदस्यों में एक असद बदरुद्दीन और फिरोज खान के तौर पर इन दोनों की पहचान हुई है। दोनों के नाम आपके सामने हैं। दोनों आरोपियों के पास से विस्फोटक बरामद हो चुका है और भी कई सामान इनके पास से बरामद किया गया है। आपको बताते हैं कि इनके कब्जे से 16 हाई क्वालिटी एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद किए गए हैं। 32 बोर की पिस्टल भी मिली है इनके पास से। तो पीएफआई के ये 2 सदस्य जिनको लखनऊ से पकड़ा गया कल। इसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी ऋषभ की तरफ और जानकारी उनसे लेते हैं। ऋषभ, ये कल की बड़ी खबर जिस पर आज की अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि भारी मात्रा में इन दोनों से सामान बरामद किया गया है। पीएफआई के दोनों सक्रिय सदस्य, और यहां पर तारीफ करनी होगी एसटीएफ की, प्रदेश में किस तरह से इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाने की जो साजिश रची हुई थी उसको समय रहते नाकाम कर दिया गया। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई, ये बड़ी अपडेट, इस पर आपसे लेना चाहेंगे कि क्या इनके प्लान से कहां पर इनका नुकसान पहुंचाने का प्रदेश में प्लान कार्यक्रम था? देश के 12 शहरों की यात्रा कर चुका था। अंसद बदरुद्दीन को पीएफआई की एक हिट स्क्वाड है, या आप ये कह सकते हैं एक फिदायिन दस्ता है, एक ऐसा दस्ता है जो हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तैयार रहेगा। उस दस्ते को इसने ट्रेनिंग दी है 12 अलग अलग शहरों में। उनका ब्रेन वॉश पहले किया गया है, फिर उनको विस्फोटक बनाने से लेकर के उसके इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है। और कल लखनऊ में बड़े धमाके करने की इनकी साजिश थी। चूंकि कल वसंत पंचमी थी, हिंदूवादी संगठनों की ओर से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों में उनके बड़े नेता शामिल हुए थे, वहाँ पर धमाके करने थे और अगर उसमें कुछ लोगों की मौत होती तो ये एक बड़ा संदेश देने वाले थे। और आज यानी 17 फरवरी को पीएफआई का फाउंडर डे है। आज के ही दिन पीएफआई बना था, तो ये साबित करना चाह रहे थे कि पीएफआई अभी भी रिलेवेंट है। हमारे ऊपर जितनी भी कार्रवाई की जाए, लेकिन हम अपनी गतिविधियां बढ़ाते रहेंगे। तो वसंत पंचमी और पीएफआई का फाउंडर डे, स्थापना दिवस, इन दोनों के माध्यम से ये एक बड़ा संदेश देना चाह रहे थे। जो इनके पास एक्सप्लोसिव बरामद किए गए हैं, बैटरी बरामद की गई है, वो ये पूरा एक सर्किट जो होता है विस्फोट करने के लिए, वो इनकी पूरी तैयारी थी। और जो 16 विस्फोटक बताए जा रहे हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। तो एक बड़ी साजिश नाकाम तो ज़रूर कर दी है, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक बहुत अहम बात कही थी कि पीएफआई एक वर्ग विशेष के युवाओं को बरगलाने का, भड़काने का काम कर रहा है, देश के खिलाफ जंग छेड़ने का काम कर रहा है। और उसमें जिन युवकों के साथ ही अपनी साजिश में कामयाब हो जाते हैं, उनको हिंसक गतिविधियों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। किस तरह से हिंसा फैलानी है, किस तरह से विस्फोटक प्लांट करने हैं, कैसे उनमें विस्फोट करना है, ये भी ट्रेनिंग दी जा रही। तो अब आज जो बताया जा रहा है, सोर्सेस हमें कंफर्म कर रहे हैं कि इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनकी कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी। और कस्टडी रिमांड में जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं, उसमें आईबी भी शामिल है, उसमें एनआईए भी शामिल है, वो सब भी पूछताछ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 12 शहर कौन से हैं जहाँ पर इनकी बड़ी हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी थी, जहां के युवाओं को इन्होंने ट्रेंड किया। बिल्कुल ऋषभ मणि, और यूपी एसटीएफ ने समय रहते ये बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी सफलता है यूपी एसटीएफ की। बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आगे आपसे और जानकारी लेंगे। अब अगली खबर कानपुर से है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर नोटों से भरा हुआ एक बैग मिला है। तस्वीरें आपके सामने भरे हुए नोटों से बैग की। लाल रंग का ये बैग लाल घेरे में आप देख सकते हैं। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने इस बैग को अपने कब्जे में ले रखा है। रेलवे प्रशासन ने इनकम टैक्स को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर बताएं कि आपको हैरत की बात यह है कि रेलवे स्टेशन पर एंट्री से पहले तमाम चेकिंग होती है।
हर तरफ सुरक्षा और सीसीटीवी का कैमरा लगा होता है, सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम लेकर आखिर कौन आ गया स्टेशन के अंदर और कौन इसे यहां पर रखकर चला गया, ये बड़ा सवाल है। अब इस बारे में पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देखिए, बीती रात 3 बजे के आसपास स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस से एक अनक्लेम्ड अटैची सूटकेस लाल रंग का रिकवर हुआ और वो चूंकि अनक्लेम्ड था इसलिए उसे जो हमारी ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए जीआरपी, आरपीएफ और कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा जॉइंटली उसे ओपन किया गया। ओपन करते ही जब उसमें पता चला कि कैश है तो ये इसको तुरंत हम लोगों ने जीआरपी को हैंडओवर कर दिया और जीआरपी द्वारा इनकम टैक्स को सूचित कर दिया गया है और बाकी कार्रवाई आगे की जाए। सर क्या मिला है बैग में? इसमें रुपए थे। कितने थे सर? अभी हम लोगों ने काउंट नहीं की क्योंकि हम लोगों ने तुरंत उसको जीआरपी को हैंडओवर कर दिया है। ऐसे केसेस में हम जीआरपी को तुरंत हैंडओवर करते हैं, आगे कार्रवाई जीआरपी ही करती है। खबर है अगली शामली जनपद से, जहां के कांधला कस्बे में एक युवक ने 15 साल के किशोर को गोली मार दी। गोली मारने का आरोप कस्बे के ही एक युवक पर लगा हुआ है। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। गोली चलने की सूचना पर पुलिस ने घायल किशोर को घटनास्थल पर पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां से डॉक्टरों के द्वारा घायल नाबालिग को इलाज दिया जा रहा है। जिला अस्पताल के लिए रेफर यहां से लेकिन कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आपसी बहस के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और साजिद नाम के युवक ने इमरान को गोली मारी है। पुलिस पूरी घटना की छानबीन कर रही है। आरोपी युवक की तलाश तेज कर दी गई है। गोली लगी जी। कैसे लगी? मेरी बहन रहती है डंगडोरे पे जी, और वहाँ से मैं दूध निकाल के आने लगा था तो मोटरसाइकिल पे एक लड़का है, इसका नाम है इमरान। तो उसने जैसे मेरे ऊपर फायर करा, मैंने इससे हाथ से रोक ली उसे जी। क्यों, क्या कारण था, क्यों फायर किया उसने? कारण तो सही पता जी क्यों करी उसने, पहले विवाद नहीं है कुछ। बढ़ते हैं आगे। अगली क्राइम न्यूज इटावा जिले से, जहां पर पुलिस पर एक महिला के साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। जी हां, ये घटना एक शिक्षक की पत्नी के साथ हुई है। हम आपको बता देते हैं कि एक महिला सिपाही ने देर से दरवाजा खोलने पर पीड़िता को जबरन थाने ले गई और उसे रात भर पीटा गया। इस घटना के बाद शिक्षक संघ के कई लोगों ने एसपी से मुलाकात की, कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले पर एसएसपी आकाश तोमर ने जांच के आदेश दिए हैं। मुझे थाने में ले जाके। कौन है प्रियंका? ये एक कांस्टेबल है। हाँ, क्यों, वजह क्या थी? बस कुछ नहीं, मैंने कुंडी लेट खोल पाई, सिर्फ 5 मिनट का अंतर हुआ खोलने में, उतने ही में ये गाली गलौज करने लगी मुझे। तो मैंने कहा ये कौन से शब्द हुए तुम्हारे, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए तुम्हें, तुम भी एक लेडीज हो, हम भी एक लेडीज हैं। हम अभी पुलिस बुला रहे हैं और ये लोग हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, गेट नहीं खोलते हैं। तो मैंने कहा मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा, आप भी किराएदार हो, हम भी किराएदार हैं। मेरठ में सेना और एमईएस में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। 3 सदस्यों का एक गिरोह है। भर्ती के नाम पर यह बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करता था। अब पुलिस ने इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड रवि को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 अभी जो साथी हैं वो फरार चल रहे हैं। अहम बात इस पूरे मामले में यह है कि सेना के डिपार्टमेंट में ठगों के कनेक्शन से आर्मी इंटेलिजेंस भी हैरान है। मामला मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां एमईएस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट में पंप ऑपरेटर के पद पर भर्ती कराने के नाम पर 2 युवकों से 12 लाख रुपए वसूले गए। अब यह बड़ा फर्जीवाड़े का मामला, जिसमें सेना के मामले में फर्जीवाड़े की खबर मिलते ही आर्मी इंटेलिजेंस भी एक्टिव हो गई है। इस पूरे मामले की जांच बेहद गंभीरता से की जा रही है। आखिर ये लोग किस तरह से सेना के डिपार्टमेंट में अपनी पकड़ बनाए हुए थे, जांच का विषय है। नाम के एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि रवि, कमल और सतपाल नाम के 3 व्यक्ति हैं, जिन्होंने उसके सगे चचेरे भाई उसके साथियों से 6-6 लाख रुपए आर्मी में पंप ऑपरेटर के नाम पर भर्ती के लिए ले लिए थे। इस सूचना पर जब तस्दीक किया गया, सारा सत्यापन किया गया, तो पता चला कि यह फर्जी तरीके से लोगों को आर्मी में भर्ती के नाम पर ठगने का काम करते हैं। बुलेटिन में अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर पुलिस ने धूमनगंज थाना क्षेत्र से एक हवलदार की निर्मम हत्या का 4 दिन बाद खुलासा कर दिया।
पुलिस ने कबूला कि सेना के हवलदार आशुतोष सिंह के साथ मौजूद लड़की के 7 आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 7 आरोपियों में से 5 लोगों ने लड़की के साथ जोर जबरदस्ती और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 19 साल से लेकर 21 साल के बीच बताई जा रही है। इनमें आपको बताएं, कुरियर कंपनी में डिलीवरी का काम करने वाला भी एक शख्स है, जबकि एक आरोपी 11वीं का स्टूडेंट है। एसपी सिटी के मुताबिक मौके पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों से भी इन आरोपियों के वारदात में शामिल होने की खबर पुख्ता हो चुकी है। लोग गिरफ्तार हुए हैं जो घटना में शामिल थे। घटना में पूछताछ पर ये जानकारी मिली कि 2 लोग वहाँ पहले से मौजूद थे जब ये लोग कार से वहाँ पे पहुँचे थे, और करीब 1-1.5 घंटे बाद इन लोगों ने 5 लोगों को और बुला लिया वहाँ पे, और इसके बाद आशुतोष से कुछ कहा सुनी होती है इनकी वहाँ पे। आशुतोष जैसे सीट से नीचे उतरते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जाके उनसे पूछा आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं। ये पिछली सीट पे दोनों लोग बैठे थे। इस पर आशुतोष नीचे उतर करके कहा सुनी हुई, फिर वो वाद विवाद बढ़ गया। ये मुलजिमों ने पत्थर से उनके सर पे वार किया, जो गंभीर हालत में हो गए। वो तुरंत ही कोमा में चले गए पिछली सीट पर लेटा करके। फिर इन्होंने लड़की के साथ भी छेड़छाड़ और वो दुष्कर्म की घटना किया। उसमें 5 लोग, जैसा कि इनकी पूछताछ में और चीज़ें में आ रहा है, निश्चित। प्रयागराज की बात खबर कानपुर से, जहां पर भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की कुंडली बनाई जा रही है और इस कुंडली में जिनके ग्रह नक्षत्र वक्री होंगे उनकी नौकरी पर शनि की भारी चाल पड़ने वाली है। शुरुआत बिकरू कांड करने वाले थाने से हो रही है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। बिकरू कांड के बाद कानपुर पुलिस अपने ग्रहों की चाल सीधी करने में जुट गई है। जिन पुलिस वालों के ग्रह वक्री होंगे उनके ऊपर शनि की महादशा चलने वाली है। इशारा आप समझ गए होंगे, अब इसे विस्तार से समझिए। दरअसल बिकरू कांड के बाद कानपुर पुलिस की छवि सुधारने के लिए रेंज के सभी जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों का डेटा तैयार कराया जा रहा है, जिससे भ्रष्ट पुलिस वालों की छानबीन की जा सके। फिलहाल पुलिस वालों की कुंडली बनाने का काम LIU को सौंपा गया है। सभी पुलिसकर्मियों का सिजरा और कुंडली हम लोग तैयार कर रहे हैं और उस कुंडली में इस चीज़ को लिखा जा रहा है ऐसे पुलिसकर्मियों के बारे में कि जिनका आचरण संदिग्ध है, जिनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है या किसी क्रिमिनल के साथ उनका जो है कोई गठजोड़ रहा है या इस तरह की जिनकी शिकायतें रही हैं, उन लोगों की कुंडली हम लोग बनाएंगे और उस पर फिर लगातार निगरानी करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल किसी भी थाने में अगर अज्ञात के नाम केस दर्ज हो जाता है तो उस थाने की चांदी हो जाती है और केस दर्ज होते ही शुरू होती है पुलिस की वसूली। जिसने भी देने से मना किया उसका नाम अज्ञात से नामजद हो जाता है। कुछ दिन पहले ही बिधनू चौकी में तोड़फोड़ हुई थी और आगजनी में 150 के खिलाफ अज्ञात रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद से बिधनू में लोगों का उत्पीड़न जारी है, यानी अज्ञात मुकदमा वसूली का बड़ा जरिया बन गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों ने पैसे लेकर अपराधियों से साठगांठ की है। इस अभियान से भ्रष्ट पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। अब हम पूरे अपने विभाग की एक स्क्रूटनी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसमें कानपुर रेंज के सभी जनपदों के पुलिसकर्मियों का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। उनके बारे में LIU रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनका आचरण संदिग्ध है। कुंडली काउंसलिंग में शामिल होने आए पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये बहुत अच्छी पहल है और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि जितने भी पुलिस कर्मचारी अपराध इतिहास में मिलते हैं उनको अलग उनका नाम कुंडली बना करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल पुलिस की छवि सुधारने के लिए पहल अच्छी है। अब देखना है कि कानपुर में कितने पुलिस वालों की कुंडली में ग्रहों की चाल टेढ़ी मिलती है। कुंडलियां पंडित और आचार्य बनाते हैं, मगर पहली बार ऐसा है कि पुलिस के अधिकारी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की कुंडली बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत कानपुर से हो चुकी है, जिसके बाद से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। भदोही से खबर है, जहां पर एक भाई बहन को इंसाफ दिलाने के लिए 1 महीने से संघर्ष कर रहा है। यहां पर आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे मार डाला। क्या सच में ऐसा हुआ? फिर पुलिस क्यों इसे खुदकुशी कह रही है? ये साल 2017 का वीडियो है।
दूल्हा मुस्कुरा रहा था। दुल्हन भी जीवन साथी पाकर खुश थी। तस्वीरों को देखने पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये शादी जबरन हुई होगी, लेकिन आरोप है कि ये हंसी एक फरेब है, ये खुशी एक धोखा है और इसी दगाबाजी की वजह से दुल्हन सरिता की जान चली गई और 13 जनवरी से भाई बहन के लिए इंसाफ मांग रहा है। बता दें आपको कि हमारी जो है सिस्टर जिसकी शादी आज से 3 साल पहले लक्ष्मण अहिमनपुर गांव में अशोक मिश्रा, प्रदीप मिश्रा के जो पुत्र हैं, प्रदीप कारपेट वाले, उनके पुत्र से शादी हुई थी और शादी में हमारे पिताजी ने अपनी ज़मीन बेचकर उनके मांग अनुसार करीब 14 लाख रुपया नकदी और गहना दहेज में जो दे सकते थे अपने ताकत से ज़्यादा सारी चीज़ें की, जैसा उनका डिमांड था उस हिसाब से शादी पूरी की। शादी के बाद ये जोड़ा 3 साल तक एक साथ रहा, लेकिन 13 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में सरिता की मौत हो गई। भाई ने थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। करीब 45 लाख रुपया खर्चा करके हम लोगों ने शादी की थी और 13 जनवरी 2021 को अभी दहेज प्रताड़ना करते हुए हमारी बहन का पूरे परिवार